थर्स्ट एंड प्रेशर। चलिए डिस्कस करते हैं। थर्स्ट को आप फोर्स भी बोल सकते हैं। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा तो आप इसको मान लो फोर्स। अगर हॉरिजॉन्टल सरफेस है, हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पर फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे लगेगा फोर्स। और हम बोल सकते हैं फोर्स किसके बराबर होगा, mg के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि जूता पे नीचे की तरफ है, वेट कितना लगेगा, मास इंटू ग्रेविटी लगता है ना, वेट बराबर मास इंटू ग्रेविटी। यानी हम बोल सकते हैं थर्स्ट क्या है, थर्स्ट यहाँ पे वेट के बराबर है। तो हम सिंपल बोल सकते हैं जो भी फोर्स ऑब्जेक्ट पे लगता है परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर, उसी को थर्स्ट बोलते हैं। एसआई यूनिट क्या है थर्स्ट का, न्यूटन है। एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन है। थर्स्ट किसके बराबर होता है, वेट ऑफ द बॉडी, बॉडी के वेट के बराबर होता है। क्लियर, बॉडी के वेट के बराबर होता है। अब नेक्स्ट है प्रेशर। हमने फोर्स समझ लिया कि फोर्स लग रहा है। अब देखिए ये है बॉडी, अब हम ये है सरफेस। हम ऐसा बोल सकते हैं ये सरफेस जो भी इस पे फोर्स लगा रही है पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को प्रेशर बोलते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल लेते हैं, हम लोग अर्थ के सरफेस पे रह रहे हैं तो हमारे ऊपर जो हवा का एक बहुत मोटा परत हमें दबा रहा है। लेकिन हम जितना ऊपर जाएंगे, धरती से जितना ऊपर जाएंगे, हम पे क्या होगा, प्रेशर कमता जाएगा। क्यों? क्योंकि हवा का जो थक्का है जो हमारे ऊपर पड़ रहा है वो पतला होता जाएगा। इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं जितना हाइट पे हम चढ़ेंगे, जितना ऊपर जाएंगे, एयर प्रेशर डिक्रीज होता जाएगा। इसीलिए ना पहाड़ वगैरह पे लोग सिलेंडर लेके जाता है। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर कम हो गया रहता है, ऑक्सीजन का मात्रा कम हो गया रहता है, सारे एयर का मात्रा कम हो गया रहता है। तो ऊपर क्या होता है, हमें अलग से हवा लेना पड़ता है। अब प्रेशर का यूनिट क्या होता है, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। तो फोर्स का यूनिट हमें पता है न्यूटन, एरिया तो हमें पता है लंबाई गुने चौड़ाई, तो मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर -2। क्लियर। साइंटिस्ट एक है ब्लेस पास्कल, इनको ऑनर करने के लिए प्रेशर का ऐसा यूनिट क्या रखा गया है, पास्कल। एक पास्कल 1 न्यूटन मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम प्रेशर बराबर थर्स्ट बटे एरिया है। क्लियर है। अब कुछ एग्जाम्पल है जिसमें हम समझते हैं कि प्रेशर का क्या योगदान है। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, ये रेलवे ट्रैक है लोहा का, इसमें ऊपर से जा रहा है ट्रेन जा रहा है, पीछे नीचे से ये लगाया जाता है, लकड़ी का लगाया जाता है। क्यों? क्योंकि सारा प्रेशर इसी दोनों पे ना पड़े, सारा प्रेशर इसी दोनों पे ना पड़े कि ये हो सकता है सिंक ही करता है, ज़मीने में धंस जाए। जो प्रेशर हो ना डिस्ट्रीब्यूट हो जाए इन सब पे, इस पे प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए तो रेलवे का ट्रैक धंसे ना। अगला क्या है, कोई भी बिल्डिंग का जब भी हम फाउंडेशन बनाते हैं ना तो लार्ज एरिया में बनाते हैं। ऐसा नहीं कि फाउंडेशन एक पतला है ऊपर से बिल्डिंग इतना बड़ा है, तो क्या धंसने का चांसेस ज़्यादा होता है। क्लियर। उसके अलावा अगर मान लो अगर आपको स्लाइड करना है, स्लाइड अगर मान लो आप चढ़ गए हो कहाँ पे, बर्फ़ वगैरह वाले जगह पे चढ़ गए तो आप स्लाइड करते हो ना ऊपर से, स्लाइड करने में आप थोड़ा ज़्यादा सरफेस का ये प्लेट यूज करते हो, क्योंकि आप अगर पतला बिल्कुल करोगे तो आपके प्रेशर के कारण हो सकता है बाल उस बर्फ़ में ही धंस जाए। तो यानी सरफेस एरिया जैसे ही बढ़ा तो आपका प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा ना, क्योंकि हम प्रेशर क्या बोलते हैं, फोर्स तो आप लगा रहे हो लेकिन पर यूनिट एरिया इंक्रीज हो जाएगा ना, तो प्रेशर दबाव कम लगेगा। ये जितना ज़्यादा दबाव उतना कम। क्लियर, ये भी है। थर्ड क्या है, आपको बैग और सूटकेस में क्या होता है, जो हैंडल होते हैं थोड़े ब्रॉड होते हैं, कि हमारे जैसे हम बच्चों के लोग का बैग होता है तो पतला नहीं होता है बैग का जो फीता होता है जो हमारे गर्दन में लटकता है, जिसको हम, वो पतला नहीं होता, चौड़ा होता है। क्यों? ताकि हमारा प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, तो हमें ज़्यादा दाग उग ना हो जाए, हमें मतलब होता है ना कि नहीं तो बहुत दर्द करने लगता है उस पार्ट पे। उसके अलावा कैमल जो होता है सैंडी सरफेस पे आराम से चल लेता है, भले ही वो बहुत ज़्यादा भारी होता है इसके बाद भी, ठीक है ना, क्योंकि उसका लेग जो होता है पैडेड होता है और काफ़ी फ्लैट होता है, ठीक है ना। फ्लैट हो गया इसका मतलब सरफेस एरिया ज़्यादा, तो इसका मतलब फोर्स कम अप्लाई हो पा रहा है। अगला है आर्मी टैंक जो होती है ना, उसकी बहुत ज़्यादा वेट होती है, उसके बाद भी वो क्या करता है, आराम से चल लेता है। पता है क्यों? क्योंकि उसका ऐसा करके पहिया होता है, इस टाइप से पहिया होता है, क्योंकि प्रेशर एक जगह लगता ही नहीं, प्रेशर एक जगह लगेगा तो क्या होता है, दब सकता है। उसके अलावा कटिंग टूल्स जो भी मतलब अगर चाकू वगैरह यूज करते हो उसका एज काफ़ी शार्प होगा, यानी एरिया कम तो फोर्स ज़्यादा लग पाएगा।
उसके बाद स्कूल बैग का तो हमने देख लिया। नेल्स और पिन्स, यानी जो आप देखते हो जो आप ये गाड़ने वाला है कोई कील, तो कील का ये जो पार्ट होगा काफ़ी शार्प होगा, काफ़ी बिल्कुल अंदर चल जाए। क्यों? एरिया कम रहेगा तो फोर्स ज़्यादा लगेगा। ध्यान देना, जितना कम एरिया, ये मोटा है भाई कैसे घुसेगा, जितना पतला है यानी एरिया पतला तो क्या होगा, उसको जल्दी घुसाया जा सकता है ऊपर से मार मार के। सिंपल, क्योंकि फोर्स ज़्यादा अप्लाई हो पाएगा। अगला है प्रेशर जो फ्लूइड में होता है उसको क्या कहते हैं। देखो, कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करती है उसको फ्लूइड बोलेंगे। क्लियर? कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो करती है उसको फ्लूइड बोलेंगे। सारे लिक्विड और गैसेस फ्लूइड है, हम सबको पता है। अगर कोई कंटेनर है, ध्यान देना, कोई कंटेनर है तो उसमें अगर प्रेशर एक पॉइंट पर आ रहा है तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है हर जगह जगह पे। मान लो कोई कंटेनर है, ये वाला कोई बर्तन आप ले लो, अगर उस पर एक जगह प्रेशर पड़ रहा है, कहीं पे यहाँ पे एक जगह प्रेशर पड़ रहा है अंदर से, तो प्रेशर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा चारों तरफ। क्लियर? प्रेशर तो जो एक्सप्रेशन है प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड, इसको कहते हैं रो जी एच। यहाँ पे रो है, पी नहीं है क्योंकि रो का सिंबल नहीं मिलता है लैपटॉप में। रो होता है डेंसिटी, एच होता है हाइट ऑफ द बीकर, मतलब ये बीकर में कितना हाइट है इसका, और जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है ना? तो इसका मतलब आप देख रहे हो प्रेशर क्या है, रो जी एच, यानी जितना हाइट इंक्रीज होगा, ध्यान देना, जितना हाइट इंक्रीज होगा प्रेशर उतना इंक्रीज होगा। ठीक है? मतलब अगर आप पानी रखे हो तो आप, अगर आप यहाँ पे हो तो ज़्यादा प्रेशर लगेगा, यहाँ पे हो तो कम प्रेशर लगेगा। इसीलिए ना समुद्र में जितना आप नीचे जाओगे आपके शरीर पे दबाव बहुत ज़्यादा होता जाएगा। सिंपल है ना, क्योंकि ऊपर जिस तरह हवा का एक मोटा थक्का है उसी तरह पानी का भी तो थक्का होगा ना, एक लेयर होगा ना, वो आपको बहुत ज़्यादा दबाव में डाल सकता है। अब अगला टॉपिक क्या है? क्लियर? इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस किए प्रेशर के, उसके बाद प्रेशर डिस्कस किया, थर्स्ट डिस्कस किया। अब है लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। ध्यान देना, लॉ ऑफ लिक्विड प्रेशर। ये तो पहला पॉइंट तो आपको सिंपल पता है कि लिक्विड के अंदर प्रेशर इंक्रीज होगा अगर डेप्थ इंक्रीज होगा तो। सिंपल बात है ना, समुद्र में देखा है ना, समुद्र के बस ऊपर वाले लेयर पे तो कम प्रेशर लगेगा, जितना अंदर होते जाओगे आपको प्रेशर उतना ज़्यादा लगता रहेगा। कोई स्टेशनरी लिक्विड है, कोई स्टेशनरी लिक्विड है, रुका हुआ पानी है, तो अगर ऐसा नहीं है कि ये पानी है, ऐसा ये सरफेस है जहाँ तक पानी है, ऐसा नहीं कि हर जगह सेम प्रेशर होगा, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा। मैंने क्या बोला, सेम हॉरिजॉन्टल पॉइंट पे सेम प्रेशर होगा। इस पॉइंट पे प्रेशर देख रहे हैं तो ये पूरे पॉइंट पे सेम प्रेशर, इस जब प्रेशर देख रहे हैं पूरे पॉइंट पे सेम प्रेशर, यहाँ जब इस पूरे पॉइंट पे सेम प्रेशर। अगला, प्रेशर एट द सेम डेप्थ इज डिफरेंट इन डिफरेंट लिक्विड। ध्यान देना, सेम डेप्थ पे अगर आप बोलोगे दो लिक्विड लेते हैं लेकिन सेम डेप्थ पे, कि नीचे से पूरा ऊंचाई है मान लो पानी का 1 मीटर और हम देख रहे हैं नीचे से आधा मीटर पे, तो हो सकता है हनी पे ज़्यादा प्रेशर लगे, पानी पे कम प्रेशर लगे, कुछ भी हो सकता है। तो अब उसके अलावा ए लिक्विड सिक्स इट्स ओन लेवल, ये छोड़ सकते हो क्योंकि पॉइंट अच्छे से लिखा नहीं। अब उसको लिक्विड प्रेशर में अगर कोई डाइवर्स होता है जो पानी में नहीं जाता है, तो अगर ज़्यादा नीचे जाओगे तो आपको कान में पेन करने लगे, क्योंकि कान पे ज़ोरों से धक्का मारा जाता है पानी के दौरान। डैम का जो वॉल है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। डैम का वॉल है ना कुछ इस तरह बनाया जाता है। कैसे बनाया जाएगा? कैसे? जो नीचे होगा ना, नीचे का पार्ट वो थोड़ा सा क्या होगा, चौड़ा ज़्यादा होगा। नीचे का पार्ट क्या होगा, ज़्यादा चौड़ा होगा नीचे का। क्यों नीचे का पार्ट ज़्यादा चौड़ा होगा? क्योंकि जितना आप गहराई में जाओगे उतना ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, तो नीचे का जो वॉल होगा वो उसको ज़्यादा प्रेशर झेलने की ताकत चाहिए, तो वहाँ पे ज़्यादा प्रेशर होगा। लेकिन डैम के थोड़ा टॉप पे आ जाए तो दीवार उतना ज़्यादा मोटा नहीं होगा जितना बॉटम में है। अगला, वाटर सप्लाई टैंक इज पोजीशन एज हायर। देखो ये याद रखना, जो पानी हम लोग का टंकी होता है वो हमेशा ऊपर रखा जाता है। क्यों? क्योंकि उससे पानी जो है वो हाई प्रेशर में आए, हाई प्रेशर में नल पे आए, ये याद रखना है। पास्कल लॉ क्या होता है? पास्कल लॉ, इन एन इनक्लोज फ्लूइड है किसी बर्तन में, इफ प्रेशर इज चेंज इन एनी पार्ट ऑफ द फ्लूइड देन
दिस चेंज इन प्रेशर इज ट्रांसमिटेड अनडिमिनिश्ड टू ऑल द अदर पार्ट ऑफ द फ्लूइड। बहुत अच्छा पास्कल जी ने बोला कि अगर कोई फ्लूइड है, इनक्लोज फ्लूइड है, कुछ भी अंदर से बाहर नहीं जा रहा है, अगर किसी पार्ट का हम प्रेशर चेंज करने का कोशिश करते हैं यहाँ पे धक्का देके, तो सारा प्रेशर सारा तरफ शिफ्ट हो जाएगा, डाइवर्ट हो जाएगा, चारों तरफ डाइवर्ट हो जाएगा, और जो प्रेशर हमने दिया वो प्रेशर डिमिनिश्ड होगा ही नहीं, मतलब प्रेशर चारों तरफ क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। अगला क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। द थर्स्ट exerted per unit area on the earth surface due to the column of air is called atmospheric pressure on the surface of earth। clear? the thirst exerted, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मतलब क्या होता है, क्योंकि हम मान लो अर्थ सरफेस पे है, यहाँ पे ना हम लोग नीचे, यहाँ पे जो हमारे ऊपर से, क्योंकि ऊपर से एयर का बहुत बड़ा लेयर है, वो हमारे ऊपर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, थर्स्ट को प्रेशर भी, फोर्स भी बोल सकते हैं, फोर्स पर यूनिट एरिया, इसी को हम क्या बोलते हैं, एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। कैसे लगाता है, माथा के ऊपर से हम लोग को धक्का दे रहा है, ठीक है, ये याद रखिए। 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज अ प्रेशर एक्सर्टेड बाय वर्टिकल कॉलम ऑफ मर्क्यूरी ऑफ 76 mm हाइट, ठीक है, 76 cm ऑफ हाइट, कोई दिक्कत नहीं। यानी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितने के बराबर होता है कि वर्टिकल कॉलम, मतलब मर्क्यूरी जो है उसका वर्टिकल कॉलम कितना प्रेशर एक्सर्ट करता है, 76 सेंटीमीटर हाइट पे। अगला एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या क्या होता है, अगर आप ऊपर जाओगे, ज़्यादा ऊपर जाओगे, लो प्रेशर फील होगा, ठीक है ना, लो प्रेशर फील होगा, इसका मतलब पता है कि हमारे शरीर के अंदर जो प्रेशर है और शरीर के बाहर जो प्रेशर है वो नॉर्मली क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। बट जब हम हाइट पे जाते हैं तो हमारे अंदर का प्रेशर क्या होता है, अंदर का प्रेशर तो जस का तस और बाहर का प्रेशर कम गया। यानी शरीर क्या चाहती है, सस्टेन करना चाहती है, अंदर से प्रेशर बाहर की तरफ मारने लगती है, जिससे क्या होता है, हमारे नाक से ब्लड गिरने लगते हैं। अगला इंक, देखो इंक को हम लोग यूज करते हैं, इंक को यूज करते हैं ट्यूब में, फाउंटेन पेन में, वो ऊपर आता रहता है ना, और सिंपल सिरिंज में जो हम लिक्विड को यूज करते हैं, सिरिंज से घिंचते हैं ना दवाई ववाई किसी को देने के लिए, सुई। उसके अलावा अब एक चीज, वन इज एबल टू हैव अ सॉफ्ट ड्रिंक यूजिंग ए स्ट्रॉ ड्यू टू द लो एयर प्रेशर। लो एयर प्रेशर के कारण हम स्ट्रॉ से क्या पी पाते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स। मेजरमेंट क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करते हैं बैरोमीटर से, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो सिंपल टाइप बैरोमीटर होता है और 14 बैरोमीटर, ये किसको यूज करता है, मर्क्यूरी को, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा कि सिंपल बैरोमीटर और 14 बैरोमीटर किसको यूज करा है, मर्क्यूरी को, एज ए बैरोमेट्रिक लिक्विड। अब एनेरॉयड जो बैरोमीटर है ना, उसमें कोई लिक्विड नहीं होता है। जब कोई लिक्विड नहीं होगा तो वो लाइट होगा, हल्का होगा, पोर्टेबल होगा, एक जगह से दूसरी जगह आराम से ले जा सकते हैं। मतलब एनेरॉयड बैरोमीटर के पास कोई लिक्विड नहीं है। पहला मैंने क्या बताया, सिंपल बैरोमीटर के पास मर्क्यूरी है जो बैरोमेट्रिक लिक्विड, एनेरॉयड के पास कोई लिक्विड नहीं है, ठीक है ना, वो लाइट है, पोर्टेबल है, एक जगह से दूसरी जगह आप आसानी से ले जा सकते हैं। एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको पता है एल्टीट्यूड वेरी करता है, एल्टीट्यूड के हिसाब से एटमॉस्फेरिक प्रेशर वेरीज विथ एल्टीट्यूड, बैरोमीटर को यूज किया जाता है। तो देखो क्योंकि जितना मैंने आपको क्या बताया, आप धरती के बिल्कुल सरफेस पे हो तो आपको एक बहुत लेयर, हवा का बहुत बड़ा लेयर आपके ऊपर दबा रहा है, तो वहाँ पे आपको प्रेशर ज़्यादा लगेगा। बट अब जितना ऊपर होते जाते हो, यानी एल्टीट्यूड जैसे आपका बढ़ता जाता है, तो आप नहीं देखते हो कि एक जो लेयर है वो कम जा रहा है, कम रहा है, इसका मतलब हमें थोड़ा सा पतला हवा का लेयर हमको धक्का दे रहा है, समझ रहे हो ना। तो इसका मतलब हम बैरोमीटर से एल्टीट्यूड भी डिटरमाइन कर सकते हैं। और एनेरॉयड बैरोमीटर को कैलिब्रेटेड किया जाता है एल्टीट्यूड नापने के लिए, जिसको हम एल्टीमीटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्टीमीटर। अब बैरोमीटर का यूज करके हम वेदर भी बता सकते हैं। कैसे भाई, अगर बैरोमीटर में सडन फॉल हो गया, बैरोमीटर के हाइट में सडन फॉल हो गया, इसका मतलब साइक्लोन आ सकता है या स्टॉर्म आ सकता है। ग्रेजुअल धीरे धीरे फॉल हुआ, इसका मतलब
रेन की पॉसिबिलिटी है, मतलब बहुत तेज़ी से फॉल हुआ है इसका मतलब साइक्लोन वगैरह आ सकता है, स्टॉर्म आ सकता है। धीरे धीरे फॉल हुआ है इसका मतलब क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी ऑफ रेन है, लेकिन धीरे धीरे इंक्रीज हुआ है इसका मतलब फेयर वेदर होने वाला है। बायोन्सी क्या होता है, देखो कोई बॉडी, बायोन्सी का मतलब मैं समझाता हूँ, ये है कोई बॉडी, ठीक है। अब इसमें है पानी, बाल्टी है, पानी भरा हुआ है, अगर हाथ यहाँ पे लाते हो तो क्या आपको हाथ बिल्कुल आप जाके ज़मीन बाल्टी के सरफेस पे हाथ पहुँच जाएगा और आपको कोई पानी रोकेगा भी नहीं? आपको नहीं लगता कि आप जब हाथ डाल लेते तो हवा में तो आराम से हाथ इधर से इधर हो जा रहा था, बट पानी में हाथ जा ही नहीं रहा था, कम से कम तब जब आप हाथ एकदम पंजा खोले हुए, इसका मतलब सरफेस एरिया और ज़्यादा होगा। तो जितना ज़्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज़्यादा बायोन्सी फोर्स लगेगा, तो हम सबको पता चल गया। सरफेस एरिया एकदम उंगली आपको डाल लो, क्योंकि सरफेस एरिया कम, उंगली डालो आराम से चला जाएगा। व्हेन अ बॉडी इज पार्शली और होली इमर्स्ड इन अ फ्लूइड, ठीक है ना, या तो पूरा या तो आधा फ्लूइड में है, अपवर्ड फोर्स एक्ट करता है उस पर। क्या, कौन सा फोर्स? अपवर्ड फोर्स उस पर एक्ट करता है, जिसको अप थ्रस्ट और बायोंड फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप थ्रस्ट और बायोंड फोर्स। इस प्रॉपर्टी जो फ्लूइड की होती है, द प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड रिस्पॉन्सिबल फॉर इज कॉल्ड बायोन्सी फोर्स। क्लियर ना? बायोन्सी फोर्स डिपेंड करता है डेंसिटी पे। भाई जितना भयंकर ज़्यादा डेंसिटी बायोन्सी फोर्स उतना। आप पानी में हाथ डालो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, आप शहद में हाथ डाल के देखो हाथ ही नहीं जाएगा। जिस तरह से आप पानी में हाथ आराम से डाल रहे थे ना, उतना शहद में आप आराम से नहीं जाएगा। इसका मतलब डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है बायोन्सी फोर्स। अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से रखना, और इससे आगे भी हम रिलेट करके डिस्कस करेंगे। देखो, अगर कोई बॉडी का वेट, मान लो बॉडी का कोई वेट लेगा और एक होता है बायोन्सी फोर्स क्या कर रहा है, उस बॉडी को रोकने का कोशिश कर रहा है कि आप छतलाओ, ऊपर रहो, तैरते रहो, हम आपको अंदर आने नहीं देंगे। बट अगर वेट, ध्यान देना, वेट अगर ज़्यादा हो जाए, उससे वेट ज़्यादा हो जाए, क्योंकि शहद या पानी को रोकने की एक ताकत होगी ना, इससे ज़्यादा वो थोड़ी फोर्स लगा सकता है किसी लेवल से। उससे भी ज़्यादा अगर उस सामान का वेट हो गया तो क्या होगा, वो सामान डूब जाएगा। लेकिन 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 अगर उसका वेट कम हुआ बायोन्सी फोर्स से, तो क्या करेगा, तैरता रहेगा, तैरता रहेगा। ठीक है, तो आप समझ में गए। यहाँ पे वेट अगर बायोन फोर्स से ज़्यादा हो गया तो इसका मतलब वो सिंक कर जाएगा, डूब जाएगा। तो एपेरेंट वेट कितना होता है? एपेरेंट वेट मतलब एक्चुअली अब वेट कितना दिख रहा है, जैसे मान लो 10 kg का सामान है और नीचे से बायोन्सी फोर्स लग रहा है उस पर 8 kg का, तो एपेरेंट वेट तो 2 ही kg का हुआ ना, टोटल वेट माइनस बायोन फोर्स, यानी एपेरेंट तो 2 ही kg का दिखा ना। बॉडी फ्लोट करने लगता है अगर उसका वेट बैलेंस करने लगता है। फ्लोट समझ के ना। अब सिंक में क्या होता है, बॉडी हैविंग ए एवरेज डेंसिटी ग्रेटर देन दैट ऑफ फ्लूइड। अगर कोई बॉडी है, कोई चीज़ है, मान लो बर्फ़ है, या अगर मान लो आप एक कील की बात करते हैं, कील का क्या होता है, एवरेज डेंसिटी उस पानी, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा ना, क्या होता है उसकी डेंसिटी जितना पानी को डिस्प्लेस कर रहा है, उस पानी के डेंसिटी से अगर कील का डेंसिटी ज़्यादा है तो कील डूब जाएगा। मैंने क्या बताया, कील का डेंसिटी हमें पता है, एक्यूरेट वैल्यू नहीं पता, लेकिन ये तो पता है ज़्यादा होगा क्योंकि वो ठोस पदार्थ है। अब हम अगर उसको पानी में रखते हैं तो पानी के में थोड़ा जगह छेकेगा, अगर जितना जगह वो उसने पानी का छेका उसका जो डेंसिटी है और कील का जो डेंसिटी है, जिसका डेंसिटी ज़्यादा होगा वो डूब जाएगा, यानी कील का डेंसिटी ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। क्लियर? फ्लोट क्या होता है, अगर बॉडी का एवरेज डेंसिटी कम है वाटर से तो वो तैरेगा, वाटर से कम है तो तैरेगा। आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या बोलता था, व्हेन ए बॉडी इज इमर्ज फुल्ली और पार्शली इन ए फ्लूइड। अगर आप किसी बॉडी को या तो पूरी तरह डुबा दो या आप थोड़ा डुबा दो, इस पे एक अपवर्ड साइड में फोर्स लगता है, अपवर्ड साइड में फोर्स लग जाता है, ये हमने पढ़ा है। और इसका जो वेट होता है ना, उस सामान का वेट पता है किसके बराबर होता है, जितना फ्लूइड डिस्प्लेस करता है। एक हम पत्थर को डाल रहे हैं पानी में, इस जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा ना, जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा उससे ज़्यादा इसका वेट है तो डूब जाएगा,
अगर जितना पानी को डिस्प्लेस करेगा उससे इसका कम वेट है तो ये क्या हो जाएगा, डूबेगा नहीं, तैरेगा। इसीलिए ना जहाज़ का एवरेज वेट कम हो जाता है लेकिन एक कील का एवरेज वेट ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो छोटे से एरिया में रखा जा रहा है। तो जिसका वेट ज़्यादा वो क्या हो रहा है, डूब रहा है, जिसका वेट ज़्यादा वो डूब रहा है। अगला पत्थर, इसीलिए क्या हो सकता है, पत्थर को जैसे नीचे से आपको पानी में क्या लग रहा है, वायोंसी फोर्स लग रहा है, एक अपथ्रस्ट लग रहा है ना, अपथ्रस्ट लग रहा है। तो इसीलिए अगर मान लो पानी के सतह में कोई चीज़ है तो उसको सतह से ऊपर टॉप पे लाना आसान है, बट क्योंकि वो टॉप पे अब आ गया है और उसको माथा पे उठा के एक जगह से दूसरे जगह ले जाना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि अब वो पानी का बायोंसी हमें नहीं मिल रहा है। आर्किमिडीज का प्रिंसिपल जो है, इट इज़ यूज टू डिटरमाइन द रिलेटिव, मतलब रिलेटिव डेंसिटी अगर पता करना है ना वो भी इस प्रिंसिपल से हो जाएगा। और शिप को डिजाइन करने में बहुत मदद करता है ये। लैक्टोमीटर जो कि दूध को प्यूरिफाई करने में मदद मिलता है, हाइड्रोमीटर जो कि मिल्क की डेंसिटी को पता करवाता है, ये सब इसी प्रिंसिपल पे काम करते हैं। डेंसिटी क्या होता है, सिंपल, डेंसिटी किसी सब्सटेंस का होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। ऐसा यूनिट डेंसिटी का क्या, मास का यूनिट होगा केजी, वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब, तो केजी पर मीटर क्यूब। अब याद रखिएगा डेंसिटी घटता है, क्या मैंने बोला, डेंसिटी घटता है अगर तापमान बढ़ता है, डेंसिटी घटता है अगर तापमान बढ़ता है। तो अगर हम वाटर की बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना डेंसिटी होगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जितना डेंसिटी होगा, अगर हम तापमान को बढ़ाते जाए जो 4 डिग्री सेल्सियस पे तो डेंसिटी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, लेकिन नहीं, 4 डिग्री सेल्सियस पे डेंसिटी मैक्सिमम होता है। कितने डिग्री सेल्सियस पे, 4 डिग्री सेल्सियस पे। रिलेटिव डेंसिटी क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी किसी सब्सटेंस का होता है रेशियो ऑफ डेंसिटी टू द वाटर। अगला रिलेटिव डेंसिटी किसके बराबर होता है, डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस बटे डेंसिटी ऑफ वाटर। क्या इसका कोई यूनिट होगा, कोई यूनिट नहीं होगा। अब 3 केस लेते हैं। पहला फ्लोटेशन, फ्लोटेशन का मतलब फ्लोट करना, इसका 3 केस लेते हैं। पहला केस, अगर बॉडी का वेट, ध्यान देना ये जो बॉडी हम लोग देख रहे हैं ना, ये बॉडी, इसका वेट जितना फ्लूइड को डिस्प्लेस किया उसके वेट के कम है, यानी फ्लूइड का डिस्प्लेसमेंट वेट ज़्यादा है, तो क्या होगा, तैरेगा, यानी अपवर्ड इसको फोर्स लगा रहा है ना। केस 2 क्या है कि अगर बॉडी का वेट, इस बॉडी का वेट इक्वल हो वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेस, तो नेट फोर्स इस बॉडी पे क्या लगेगा, 0 लगेगा, तो नहीं आधा में ऊपर नीचे रहेगा, याद रखिए। अगर अगला है बॉडी, इसका वेट अगर जितना पानी को डिस्प्लेस किया है उसके वेट के बड़ा है, तो क्या है, ये डाउनवर्ड मूव करने लगेगा। कितना मूव, कहाँ किधर करेगा, डाउनवर्ड मूव करने लगेगा। अगला है लॉ ऑफ फ्लोटेशन, क्या है, ध्यान देना, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होती है ना फ्लोटिंग बॉडी का, जो फ्लोट करती है बॉडी, और सेंटर ऑफ बायोंसी, ये सेम वर्टिकल लाइन में होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन में। हॉरिजॉन्टल लाइन तो कोई मतलब ही नहीं। और लोडेड शिप जो होता है ना, जिसमें माल जमा हो गया, वो पानी में थोड़ा ज़्यादा नीचे चला जाता है, सबमर्ज कर जाता है, जिसमें कुछ नहीं डाला वो थोड़ा ऊपर आता है। क्यों, ऑब्वियसली प्रेशर पड़ा। डेंसिटी, सी का डेंसिटी ज़्यादा होता है कि उसमें नमक की मात्रा होती है, याद रखिए सी का डेंसिटी क्या होता है, ज़्यादा होता है। सॉलिड आयरन वॉल सिंक कर जाता है, लेकिन ध्यान रहे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या सॉलिड आयरन वॉल को अगर मर्क्यूरी में रख देंगे तो पिघल जाएगा, नहीं। समझ में आया ना कि अगर बात करें डेंसिटी की तो सबसे ज़्यादा मर्क्यूरी का होता है, उसके बाद आयरन का होता है, उसके बाद वाटर का होता है, मर्क्यूरी फिर आयरन फिर वाटर। आइस जो होता है वाटर में फ्लोट कर जाता है, क्यों, क्योंकि डेंसिटी ऑफ आइस जो है ना वाटर से कम है। कितना है, डेंसिटी ऑफ आइस वाटर से कम है। और जब भी बर्फ़ पिघलती ना तो उसका 1/10 ऊपर रहता है और 9/10 नीचे रहता है। सबमरीन फ्लोट करती है वाटर में, ये भी उसी का उदाहरण है। लॉ ऑफ फ्लोटेशन ये भी अप्लीकेबल होगा हॉट एयर बैलून्स पे। सरफेस टेंशन क्या होता है, देखो कोई भी चीज़, कोई भी वाटर ड्रॉपलेट चाहेगी ना वो गोल रहे, और गोल क्यों चाहती है कि उसका एक ही मकसद होता है कि कम से कम जगह छेके, पानी तो आ गया,
उस पानी को कम से कम जगह कैसे छेके, तो ये अगर ब्रीथ आप बना लोगे तो इसमें कम से कम जगह छिकाता है। क्लियर। अब एग्जाम्पल है सरफेस टेंशन का, सबसे पहले वाटर पे वॉक करना, फ्लोटिंग ऑफ ए नीडल, सरफेस टेंशन ऑफ ड्रॉपलेट। सरफेस टेंशन का क्या फॉर्मूला होता है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन पर मीटर। फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ ऑन एन इमेजिनरी लाइन ड्रॉन एट द सरफेस ऑफ लिक्विड। एडेसिव और कोहेसिव फोर्स क्या होता है, ये ध्यान रखें। एडेसिव फोर्स का मतलब होता है एक सब्सटेंस अट्रैक्ट करता है दूसरे सब्सटेंस को। कोहेसिव सब्सटेंस का मतलब सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्टेड ही जाता है, मतलब वाटर एक दूसरे को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। लेकिन वाटर, ये शीशा वाला बॉडी एक दूसरे को क्या कर रहा है, एडेशन। मतलब सेम मॉलिक्यूल, एक क्वेश्चन पूछा था कि सेम मॉलिक्यूल अट्रैक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, कोहेजन, और अलग अलग करेंगे उसको बोलेंगे एडेशन। और कोहेजन में क्या होता है, वाटर अट्रैक्टेड टू वाटर थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर से अट्रैक्ट होगा थ्रू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्या, एडेशन में क्या होता है, वाटर अट्रैक्ट होता है ग्लास से, क्या होता है, किससे, ग्लास से। एडेसिव और कोहेसिव फोर्सेस डिस्कस कर लिया। कोहेसिव फोर्सेस ज़्यादा है एडेसिव फोर्सेस से, और ये जो सरफेस बनाता है वो है कर्व सरफेस, और ये जो सरफेस बनाता है कॉनकेव सरफेस। सरफेस टेंशन का क्या एप्लीकेशन है, सबसे पहले मॉस्किटो का जो लार्वा होता है ना, वाटर पे फ्लोट करता रहता है ड्यू टू द सरफेस टेंशन। लेकिन 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 याद रखो, अगर मतलब मॉस्किटो का जो लार्वा होता है ना, वो कहाँ पे फ्लोट करता है, ओशन में, ठीक है ना। अगर मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, वॉयल जो उसके पास है, उस बच्चे के पास, अगर उसको सरफेस टेंशन बढ़ा दिया जाए, तो वॉयल को अगर काट दिया जाए किसी भी हिसाब से, तो अगर लार्वा तो डूब गया है, सॉरी लार्वा तो फ्लोट कर गया है, बट अगर उसमें कुछ मिला दिया जाए तो क्या होगा, वो तैरने लगेंगे। एंटीसेप्टिक लाइक डिटॉल हैव लो सरफेस टेंशन, देयरफॉर दे रीच इवन स्मॉलेस्ट पोर्शन ऑफ द कर्व्स इन द वर्ल्ड। सॉप एंड डिटर्जेंट क्या होता है, ईजिली कर देते हैं क्लोथ को क्लीन, क्योंकि लो सरफेस टेंशन होता है। इससे क्या होता है, वेटिंग पावर जो होती है इंक्रीज होती रहती है, और एबिलिटी जो सही होती रहती है, जो कि डर्ट कपड़े को साफ करने में। पेंट ब्रश को अगर वाटर में लाए तो हेयर स्प्रेड हो जाता है, बट अगर आप लगा दे, पेंट कर दे, तो सारा ब्रश एक साथ आ जाता है। लिक्विड ड्रॉप्स लाइक रेन वाटर, वाइल ड्रॉप्स आर स्पेरिकल। ड्रॉप्स क्यों स्पेरिकल है, एक ही चीज़ के कारण, किस चीज़ के कारण बताओ, सरफेस टेंशन के कारण। ए नीडल कैन बी मेड टू फ्लोट, ये भी हमने डिस्कस कर लिया। अब देखो फैक्टर अफेक्टिंग सरफेस टेंशन, टेम्परेचर अगर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा। टेम्परेचर अगर, और सॉरी सोल्यूबल इम्प्योरिटीज मिले तो इससे क्या होगा, सरफेस टेंशन इंक्रीज होगा, बट इनसोल्यूबल इम्प्योरिटीज में भी इंक्रीज हो रहा है। कैपिलरी एक्शन क्या होता है, मतलब लिक्विड को एक नैरो स्पेस के थ्रू बाहर करना, और इसमें आप कोहेजन, एडेशन और सरफेस टेंशन तीनों का यूज कर रहे हो। कैपिलरी एक्शन का क्या यूज होता है, कैपिलरी एक्शन देखा आपने, वॉयल लम्प के थ्रू जा रहे हैं, वो कैपिलरी एक्शन थ्रू। रूट्स ऑफ द प्लांट ऑब्जर्व वाटर फ्रॉम ग्राउंड थ्रू कैपिलरी एक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्राउंड से जो रूट ने ग्राउंड से जो लिया है, पानी लिया है, वो किसके लिए, कैपिलरी एक्शन के लिए। अब इंक जो राइज होता है ब्लॉटिंग पेन में, किसी भी पेन में जैसे स्केच वगैरह में, वो भी डिपेंड करता है कैपिलरी एक्शन पे, ठीक है। एक तरफ अगर का शुगर क्यूब है आधा किलो का, एक तरफ से भिगाना शुरू किया तो दूसरी तरफ से अपने आप आने लगेगा मैसेज। विस्कोसिटी क्या होता है, फ्लूइड के रेसिस्टेंस को मापते हैं कि कोई फ्लूइड जो है वो रेसिस्टेंस तो नहीं हो रहा है। अगला है विस्कोसिटी, क्या होता है, द लेस द विस्कोसिटी मोर द मोबिलिटी। विस्कोसिटी उतना जितना कम होगा उतना आपको घूमने दिया जाएगा। टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो विस्कोसिटी डिक्रीज हो जाएगा। विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड इंक्रीजेज, इससे प्रेशर इंक्रीज होगा। वाटर प्रेशर इंक्रीजेज तो विस्कोसिटी डिक्रीज। स्टोक्स लॉ क्या है, कैलकुलेट द ड्रैग फोर्स ऑन द सरफेस एज ट्रेवल थ्रू ए फ्लूइड। एफ क्या है, विस्कस ड्रैग फोर्स एक्टिंग ऑन द स्पेयर। आर क्या है, रेडियस ऑन द स्पेयर। एन क्या है, विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड। और वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ द। एफ बराबर क्या है, 4 6 पाई आर
न्यू वी। टर्मिनल वेलोसिटी जो स्काई डाइवर का होता है क्या होता है, वो वहाँ से आसमान से आए, एयर ने उनको रेसिस्टेंस देना शुरू किया तो अपर के तरफ फोर्स लगने लगेगा, तो एक ड्रैग फोर्स ऊपर की तरफ लग रहा है तो नीचे की तरफ कोई फोर्स लगना चाहिए ना, वो है पूजा भट्ट। ठीक है, अब अगला क्या है, टर्मिनल वेलोसिटी एंड स्काई ड्राइवर। स्काई ड्राइवर जो होता है इसकी मान लो एयर से आ गया है, एयर ने ऑफर्स किया रेसिस्टेंस रिजल्टिंग इन द अपवर्ड ड्रैग फोर्स लगाया, टर्मिनल वेलोसिटी पे ड्रैग करना है और आपको खाना मिल जाएगा। अब स्ट्रीमलाइन एंड टर्बुलेंट फ्लो, स्ट्रीमलाइन का मतलब सिंपल फ्लो हो रहा है ये वाला टाइप, और टर्बुलेंट का मतलब ऐसे, ठीक है ना। अब बर्नौली थ्योरम क्या है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ ए मूविंग फ्लूइड कंपेराइजिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एलिवेशन, द एनर्जी एसोसिएटेड विद द फ्लूइड प्रेशर एंड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लूइड मोशन रिमेन्स कांस्टेंट। देखो टोटल मैकेनिकल एनर्जी जो होती है मूविंग फ्लूइड पे, इसमें ग्रेविटेशनल भी आता है, पोटेंशियल भी आता है, ये सबको अच्छा आता है एलिवेशन का। तो एनर्जी जो एसोसिएट है फ्लूइड प्रेशर और काइनेटिक एनर्जी के साथ वो कांस्टेंट रहेगा। अब इलास्टिसिटी का मतलब ऐसा चीज़ है जिसको आपने खींचा फिर अपने पोजीशन में चला गया, द रीगेन इट्स ओरिजिनल पोजीशन। एग्जांपल है फॉस्फोरस, ब्रॉन्ज, क्वार्टज, ये है सब के सब इलास्टिक बॉडी है। प्लास्टिसिटी ऐसा चीज़ होता है जो टूट गया था फिर अपने रूप में नहीं आएगा। Hooke's law force per unit area. Hooke's law gives the relation between force applied to an unstressed spring and amount of spring is stress. स्ट्रेन जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्ट्रेन के, स्ट्रेन बराबर एस गुने स्ट्रेस। ई बराबर क्या होता है, स्ट्रेन बटा स्ट्रेन होना चाहिए, मॉडुलस होना चाहिए और यंग्स मॉडुलस होना चाहिए। अगला क्या है, अल्टीमेट स्ट्रेंथ इस कलर से आता है, हाई यील्ड, मिली मॉडुलस ऑफ रेसिस्टेंस, डिटरमाइन द स्टीफनेस ऑफ गिवन मटेरियल, अका मॉलिक्यूल्स ऑफ इलास्टिसिटी। स्टीफनेस के बारे में पता चला, रेशियो ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस टू द लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस, ऐसा यूनिट क्या है, न्यूटन मीटर माइनस 2। ग्रेटर द वैल्यू ऑफ वाई ऑफ ए मटेरियल लार्ज द इलास्टिसिटी। क्लियर, तो ये इस वीडियो में हमने पूरा कवर कर लिया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।